औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है कि आज हम चलते चलते जो नर्सरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका 14वां लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर एहसानुल हक। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि नर्सरी के जो पौधे हैं उनमें कीड़े मकोड़े और बीमारियों के मतलब। सबसे पहले जिक्र कर लें कि जो कीड़े मकोड़े जो पेस्ट कहते हैं हम उनको, वो क्या है। इंसेक्ट्स की एक किस्म है, कीड़े मकोड़े हशरात जिन्हें हम कहते हैं, इंसेक्ट हशरात। इसकी ये डेफिनेशन होती है, इसके जिस्म के 3 हिस्से होते हैं, सर, धड़ और टांगे। अब जो इंसेक्ट जो हशरात फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं उन्हें हम पेस्ट कहते हैं। जो हशरात या कीड़े मकोड़े फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं उन्हें हम पेस्ट कहते हैं। वैसे जनरल टर्म में हम उसको इंसेक्ट ही कहेंगे, कीड़े मकोड़े या हशरातुल अर्ज़ ही कहेंगे। तो उनमें से जो हमारे पौधों को, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम पेस्ट कहेंगे। पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होगा उसको हम पेस्टिसाइड कहेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में जड़ी बूटियों, वीड्स का पढ़ा था, और वीड्स को कंट्रोल करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता था उसको क्या कहते थे हम, वीडेसाइड या हर्बिसाइड। इसी तरह ये पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनको हम, जो नर्सरी प्लांट में हमलावर होते हैं कीड़े मकोड़े या पेस्ट जो हमलावर होते हैं, उनकी 2 किस्में, 2 ग्रुप में हम उनको तकसीम करते हैं। एक को कहते हैं सकिंग, यानी कि रस चूसने वाले। ये बज़ाहिर पौधे को नुकसान नहीं करते। ये जिस तरह मच्छर इंसान के जिस्म के अंदर से खून चूस लेता है ना, इसी तरह पौधे के अंदर जो पौधा खुराक बना रहा होता है उसको ये पौधे के अंदर अपनी बारीक सी एक नाली होती है वो डाल के तो उसमें रस चूस ले, और इससे पौधे की जो खुराक होती है वो उसको कम मिलती है। उसके अलावा ये होता है कि ये कीड़े को जहरीले मादे भी खारिज करते हैं, वो भी पौधे के लिए नुकसानदेह होते हैं। इनमें मोटी मोटी जो किस्म है वो तेले में सब्ज तेला है और काला तेला है। ये बड़ा कॉमन सकिंग इंसेक्ट है पौधों के ऊपर। फिर मक्खी आ जाती है, इसमें भी सफ़ेद मक्खी है, वाइट फ्लाई कहते हैं, ठीक है ना। ये भी पौधे को बहुत नुकसानदेह कॉमन पेस्ट है। इसी तरह काली मक्खी होती है, ब्लैक फ्लाई उसे कहते हैं। मिली बग है, बग की किस्म आपने खासकर आम पे देखा होगा, सफ़ेद रंग का कीड़ा है, बहुत चिपक जाता है, उसके साथ ही चिपका रहता है। ये बग की किस्म मिली बग। आमतौर पे ये जो नर्सरी के हमारे पौधे हैं ना, उसमें शू फ्लावर आता है, रेड कलर का फूल लगता है सुर्ख रंग का शू फ्लावर को, उसके ऊपर बहुत ही हमला कर। जहाँ ये रेड शू फ्लावर होगा मोस्टली ये मक्खी वहाँ पे ये मिली बग वहाँ पे पाई जाएगी। उसके अलावा और बहुत से इसमें रस चूसने वाले कीड़े आ जाते हैं, ठीक है। इनके कंट्रोल के लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे उसकी तफसील हम बहुत ज़्यादा नहीं, जो जर्नल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामेप्रिड, ये खासकर और भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन इन जर्नल जो हर जगह से आम तौर पर दस्तयाब भी आपको हो जाएंगे, ये इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामेप्रिड, इनका स्प्रे करने से ये सकिंग इंसेक्ट जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका ये कंट्रोल इससे आ जाता है। दूसरी किस्म जो है पेस्ट की, उन्हें हम कहते हैं चिविंग इंसेक्ट्स। ये पौधे के मुख्तलिफ हिस्से, जो पत्ते हैं या फल है पौधे का, उसको चबा कर खाते हैं। चिविंग इंसेक्ट इन्हें कहते हैं, चबा कर खाने वाले। इसमें मेनली जितनी हमारी सुंडियाँ हैं वो आ जाती हैं। सुंडियों की मुख्तलिफ है, एक अमेरिकन सुंडी है, चितकबरी सुंडी है, आर्मी बोलवर्म है, ये एक लश्कर की सूरत में अटैक करती है, गुलाबी सुंडी है। काफ़ी इकसाम है इनमें, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इन जनरल इसको हम स्टडी कर लेते हैं। ये ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि चबा कर खाते हैं पत्ते को या फल को। नुकसान ये ज़ाहरी तौर पे आपको नज़र आ जाएगा, पत्ता कटा हुआ होगा या फल कटा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इनका अटैक जो है इनको आपको देखना पड़ता है। सकिंग जो इंसेक्ट हैं ये नज़र आने वाली, दोनों नज़र आने वाली चीज़। इनकी कंट्रोल के लिए एक साइपरमेथ्रिन, बड़ा ये पुराना और आम दस्तयाब है केमिकल, या एक एमामेक्टन और ल्यूफेनुरान, ये मुख्तलिफ केमिकल हैं। और भी बहुत से ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन इन जर्नल जो इस्तेमाल होते हैं साइपरमेथ्रिन है, एमामेक्टन है, ल्यूफेनुरान है। इनके मिक्सचर्स भी आते हैं। वो आप कोशिश करें कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, एक आध दफ़ा जब आप डिस्कस कर लेंगे ना, जब इस मरहले से आप गुजर जाएंगे फिर आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा जो हमारे नर्सरी पौधों के हवाले से देखे जाएँ, बग जो है, मिली बग बहुत प्रॉब्लम करती है, ये पौधों के ऊपर ज़्यादा आती है, ठीक है ना। इनके अलावा एक और पेस्ट नर्सरी के हवाले से देखें, आम नर्सरियों में आप देखें, गमलों के पास, थैलियों के पास, या जो पौधे पुराने हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वो स्नेल, घोगा जिसे कहते हैं। आम उसके ऊपर सख्त एक होल होता है, अंदर उसके सुंडी होती है, ऊपर सख्त होल होता है, उसे स्नेल कहते हैं। आम ज़ुबान में घोगा ऐसे बोलते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ भी उसके हो सकते हैं। ये नर्सरी में काफ़ी ये कॉमन पेस्ट है ये जो पाया जाता है। इसके लिए कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत सख्त खोल होता है।
लेकिन जितना सख्त ऊपर से है अंदर सुंडी उतनी ही नाजुक होती है। इसके लिए आम अगर हम नमक का छिड़काव कर दें ना, या नमक के पानी का स्प्रे भी कर दें, तो नमक ये होता है उसकी बॉडी से जो पानी होता है वो जज़ब कर लेता है, उससे भी ये कंट्रोल है। ठीक है, केमिकल भी हैं उसके ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो है आम नमक से भी ये कंट्रोल हो जाता है। सादा नमक का छिड़काव कर दें या नमक को थोड़े से पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे करें। केमिकल एक और जो मैंने आपको सकिंग और चिविंग इंसेक्ट यानी कि रस चूसने वाले और चबा कर खाने वाले, इन दोनों के लिए कॉमन पेस्टिसाइड भी है, वो बाइफेंथ्रीन है, वो दोनों को कंट्रोल करता है। इसका भी स्प्रे करते रहे ना बाइफेंथ्रीन का भी, तो दोनों तरह के तकरीबन पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं मोस्टली। कुछ हैं जैसे स्नेल है, स्नेल क्रॉप में कम आती है, नर्सरी प्लांट्स में ज़्यादा आती है स्नेल। जो मिली बग है, मिली बग भी ज़्यादा नर्सरी प्लांट्स में आती है, शू फ्लावर में बहुत कॉमन है। वहीं से जहाँ शू फ्लावर होगा रेड फूल, वहीं से ये स्प्रेड करती है बाकी पौधों, इसलिए उसका आपने खासकर ध्यान रखना है, चेक करते रहना। जब भी प्रॉब्लम आए शू फ्लावर पे तो उसको कंट्रोल करें, या वो टहनी तोड़ के उसको ज़मीन में दफन करें। बहुत तेज़ी से अंडे और अपनी नस्ल बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। दूसरा जो है ज़्यादा पौधों को नुकसान देने वाली चीज़ें, वो हैं हमारी बीमारियाँ, डिजीज़। ये ना 4 तरह की बीमारियाँ हैं। एक वो हैं जो फंगस से पैदा होती हैं, दूसरी वायरस की बीमारियां हैं, तीसरी बैक्टीरिया से पैदा होती हैं, और चौथी नीमाटोड से। इसलिए इन चारों के इलाज भी अलग-अलग हैं, केमिकल भी। ये फंजिसाइड इस्तेमाल हो गए। वायरस का कोई केमिकल नहीं है अभी तक, इंसानों या जानवरों में भी आप देख लें। अभी रिसेंटली कोविड-19 या कोरोना, ये भी वायरस से फैलता है, उसकी सिर्फ वैक्सीन ही अभी बनी है। ठीक है, वायरस का केमिकली इलाज कोई नहीं। बैक्टीरिया के लिए है केमिकल्स, बैक्टीरियासाइड इस्तेमाल होते हैं। नीमाटोड के लिए हैं, नीमाटीसाइड इस्तेमाल होते हैं। अब फंगस में हम देखते हैं, फंगस में जो बीमारियां पैदा होती हैं, फंगस यानी फंजाई। फंजाई ये बहुत कॉमन अटैक करती है पौधों के ऊपर। पौधों के सारे हिस्से, जड़ों से लेके तना, उसके पत्ते, उसके फल, ठीक है ना, ये हर हिस्से पे फंगस, मुख्तलिफ किस्म की फंगस अटैक करती है। इसमें जो कॉमन है वो झुलसाओं की बीमारियां हैं, यानी कि आपको पत्ता या पौधा झुलसा हुआ नज़र आएगा, ऐसे जैसे कि किसी ने जला दिया हो। इसके अलावा पौधे के मुख्तलिफ हिस्से को गलना सड़ना, ये भी फंगस की वजह से होता है। ठीक है, रॉटनिंग डिजीज़ है। फिर मरझाओं की बीमारियां हैं। मरझाओं का मतलब पौधा सूखना शुरू हो जाता है, बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जो पौधा है वो सूखना शुरू हो जाता है। ये जड़ के ऊपर खासकर जो है ना, मरझाओं की बीमारियों के जरासीम जड़ के ऊपर होते हैं, पौधे की जड़ में होते हैं। तो वहाँ से ये क्या करते हैं कि पौधे के जो खुराक पौधे ने ऊपर जड़ ने भेजनी होती है ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं। पौधे को ऊपर खुराक नहीं मिलती और ना ही फोटोसिंथेसिस से ऊपर खुराक बनती है, जिससे ये होता है कि पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पौधा ख़त्म हो जाता है। ये इसमें बाकी बहुत सारी और भी बीमारियाँ आ जाती हैं, लेकिन कॉमनली मैंने लिख दिया है। अब इनका ये है कि इनका कंट्रोल हम क्या करें। कंट्रोल के लिए भी फंजिसाइड दस्तयाब हैं। फंजिसाइड भी 2 तरह के होते हैं। जो हम फंगस को ख़त्म करने के लिए केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम फंजिसाइड बोलते हैं। ये इनकी 2 किस्में होती हैं। एक होती है कॉन्टैक्ट, ये ऐसे फंजिसाइड होते हैं जिनका जो असर करने का तरीक़ेकार होता है ना, वो ये है कि जब ये जरासीम के साथ टच करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, वो मार देंगे। आम तौर पे ये हो रहा होता है कि हवा में, ये आपका पता है ना, हवा में फंगस के स्पोर होते हैं, सीड होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, पाउडर की तरह। ये ज़्यादातर हवा के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो जब पत्ते के ऊपर आते हैं, यहाँ पे गिरते हैं, यहाँ से पत्ते से नमी लेके तो वो अपने ग्रोथ शुरू कर देते हैं। फंगस अपनी ग्रोथ शुरू कर देती है। तो फैलती फिर ये है कि वो पौधे के पत्ते को पहले थोड़ा हिस्सा मुतासर करती है, फिर ज़्यादा हिस्सा, फिर यहाँ से ये और बीज या स्पोर पैदा करती है, तो वो फिर अगले पत्तों या अगले पौधों पे मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट फंजिसाइड होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि इनका काम ये है ना कि ये पत्ते के ऊपर अगर हम इनका हिफाजती स्प्रे भी कर सकते, कीड़े मकोड़े या दूसरे जब कीड़ा आए फिर स्प्रे होता है, लेकिन जो फंजिसाइड होते हैं इनका हिफाजती स्प्रे हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि ये मौसम है बीमारी का, हाँ जी, तो उससे कुछ देर पहले हम वैसे स्प्रे एहतियाती तौर पे कर दें तो पत्ते के ऊपर एक तह बन जाती है फंजिसाइड। तो जब भी ये स्पोर आएगा उसके ऊपर कांटेक्ट करेगा तो वो मर जाएगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, बीमारी फैलेगी। अगर बीमारी आ गई हुई है तो फिर अगर कांटेक्ट फंजिसाइड का हम स्प्रे करेंगे, उससे ये होगा कि ये जो हिस्सा मुतासर हो चुका है वो तो रिपेयर नहीं होगा क्योंकि उसके टिश्यू डेड हो जाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं फैलेगी, बीमारी वहीं पर रुक जाएगी, दूसरे पौधों को हमारे मुतासर नहीं करे। इसके लिए मैंकोजेब है। मैंकोजेब एक बहुत पुराना
और मशहूर फंजीसाइड है। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि अब फंजीसाइड मिक्सचर की शक्ल में आते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी हैं और सिस्टमिक भी हैं, दोनों तरह के हैं। उनका स्प्रे करेंगे क्योंकि एक ही वक्त में एक तरह की बीमारी नहीं होती, मुख्तलिफ बीमारियां पौधों के ऊपर आई होती हैं, ताकि उसकी कवरेज, जिस तरह की भी बीमारी हो, कवरेज हो जाए। ये जो सिस्टमिक फंजीसाइड होते हैं, ये क्या करते हैं, जब इनको हम स्प्रे करते हैं तो ये सिस्टम पौधे के अंदर दाखिल होके पौधे की जो स्टेम है वहाँ चले जाते हैं, सिस्टम का फिर रूट के अंदर जाते हैं, उसके पौधे के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। पौधे के अंदर जो खुराक और पानी हरकत कर रहा होता है ना, ये उसमें शामिल हो जाते हैं। उसमें शामिल होके ये हर जगह पे, अगर जड़ के अंदर भी फंगस पाई जाती है तो वहाँ भी ये पहुँच जाते हैं, पौधे के सारे हिस्सों में पहुँच जाते हैं। इनमें मिक्सचर में जो आते हैं फंजीसाइड मशहूर हैं जो ज़्यादातर, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक मेटालेक्सल प्लस मैनकोजेब, ये बहुत पुराना फंजीसाइड है और अब तक चल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, मेटालेक्सल और मैनकोजेब। उसके बाद है एक है फुसिटाइल अमोनियम, अज़ोक्सिस्ट्रोबिन, ये आम मार्केट से हमें दस्तयाब हो जाएंगे। अज़ोक्सिस्ट्रोबिन के साथ भी ना मुख्तलिफ फंजीसाइड और मिक्सचर भी आते हैं, 4-5 किस्म के इसके साथ मिक्सचर हैं। कोई भी मिक्सचर जो है आप इनमें से मेटालेक्सल, मैनकोजेब, फुसिटाइल अमोनियम या मैनकोजेब वगैरह का इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा, नर्सरी पौधों में एहतियात हम ये कर सकते हैं कि जब हम नर्सरी के पौधे लगाने हैं, ख़ासकर जब कलमें, आपने कलमें लगानी है, तो कलमों को भी हम, पौधों की कलमों को इस महलूल में अगर पहले डिप कर दें, उससे भी ये फंगस से पाक हो जाती हैं काफ़ी हद तक। या ब्रांचेस जो है आपने कटिंग लगानी है, कटिंग को इसमें आप जो महलूल है उसमें डिबो के थोड़ी देर फिर आप लगाएं, उससे भी जो, क्योंकि जब कट लग जाता है ना पौधे को, कट लगने, जहाँ से कट लगता है फंगस वहाँ से इजीली एंटर हो जाती है। बाकी सीड जो आपके कीमती सीड हैं, अच्छे सीड हैं, उनमें भी बाज़ औक़ात सीड के ऊपर कोई फंगस का स्पोर पड़ा होता है। जब हम ज़मीन में या मीडिया में सीड लगाते हैं तो वो क्या नमी मिलती है, वो स्प्रेड कर जाता है और वो बीज को ही जर्मिनेट नहीं होने देता, ठीक है। उसके लिए सीड ट्रीटमेंट भी हम इनकी कर सकते हैं। जब आपने सीड लगाना है तो उसको फंजीसाइड के महलूल में आप मिक्स करके उसके ऊपर लग जाए तो फिर आप उसको जो है तो लगा सकते हैं। अच्छा, अब आपने अगर सीड ट्रीटमेंट करनी है, जी आप बोलें। दोनों ये इकट्ठे ही पाए जाते हैं, ये मिक्सर की शक्ल में आते हैं तीनों जो मैं, जी ये मिक्सर की शक्ल में आते हैं। अच्छा, अगर आपने सीड ट्रीटमेंट करनी है, सीड बीज को लगा के तो उसको बीज को फिर आपने ग्रो करना है, या आपने कलमों का महलूल डिप करना है, या आपने कटिंग जो है, शाखें जो काट के लगाते हैं वो लगानी है, उसके लिए फिर आप ना थायोफिनेट मिथाइल, ये सिस्टमिक है बेसिकली, थायोफिनेट मिथाइल। अच्छा, इसका जो डोज आपने रखनी है ना, वो 2 ग्राम, बल्कि 2 से 3 ग्राम होती है, 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड। बहुत थोड़ी डोज लगनी है। सीड ट्रीटमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 किलो जो बीज है ना, उसको आपने 2 से 3 ग्राम लगानी है दवाई। आमतौर पर ये ना 400 ग्राम का पैकेट होता है, ठीक है। तो बाकी ये बाद में इस्तेमाल हो जाएगा आपको। 2 से 3 ग्राम आपने जो है 1 किलो बीज के लिए, या नर्सरी में तो किलो भी नहीं बल्कि ग्रामों में यूज़ होता है। हल्का सा पानी में पेस्ट बना के ना, मतलब जिस तरह पेस्ट बन जाए उसकी, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना आए, उसके बाद ये इसको आपने कर लेना है। तो अगर आपने इसमें डिप करना है, इसकी 50 से 80 लीटर पानी जो है ना, उसमें आप इसको हल कर लें, तो फिर उसमें आप डिप कर करके तकरीबन 10-15 मिनट डिप रहने दें। उसके बाद फिर आप इसको जो है ना कलमों को या कटिंग को आगे करें। इसके अलावा ना एक, अगर आपने ये डिप करनी है, कलमें करनी है या आपने ब्रांचेस करनी है, तो कुछ हार्मोन्स आते हैं, रूट प्रमोटिंग हार्मोन, जो रूट को, जो जड़ों को जल्दी निकालते हैं, रूट को प्रमोट करते हैं। इसमें आप रूटिंग हार्मोन भी फिर शामिल कर लें, ये पाउडर और लिक्विड दोनों में आ जाते हैं। इससे ये होता है कि ना जो जड़ बनने का अमल है ना, वो जल्दी से हो जाएगा, तेज़ी से, और अच्छी जड़ बना लेंगे हम। रूटिंग हार्मोन्स उन्हें कहते हैं। ये अपने एक महलूल किसी टब में या बाल्टी में बना लेना है इस रोज़ से। मसलन अगर आपकी फ़र्ज़ करें आपकी बाल्टी है, उसमें 20 लीटर पानी आता है, टब में 20 लीटर आता है, तो उस हिसाब से आप फिर डोज इसकी 200 ग्राम या 170 ग्राम कर लें, ठीक है ना। इस रेशो से आपने महलूल बना के उसके अंदर जो उसकी जड़ें, उसकी कटिंग है जो अपना कलम की है, या शाखें हैं जो आपने कुंपलें काट के लगानी होती हैं, अभी सीज़न कुंपलों का भी शुरू हो चुका है तकरीबन,
जिसमें फाइकस की वैरायटी बहुत सारी आ जाती हैं जी। तो उसमें आप डिप कर लेंगे, उसमें दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो क्योंकि हमने जड़ निकालनी होती है, जड़ वो अच्छी निकलेगी और जल्दी निकलेगी। दूसरा ये है कि फंगस से भी महफूज रहेगी। नहीं, 15 मिनट तकरीबन, 10-15 मिनट आप डिप अब पूरे आप ना डिप करें। असल ये उसका इतना हिस्सा, आधे से जितना हिस्सा ज़मीन के अंदर जाना है वो आप डिप कर लें इसका। ये रूटिंग हार्मोन असल में इसकी डोज इसलिए नहीं बता सकते कि ये मुख्तलिफ कंसनट्रेशन में आती है। ये पाउडर में भी आती है, लिक्विड में भी आती है, लेकिन इसकी डोज आम तौर पे आप कह लें कि 4 से 5 ग्राम, ये 30-40 लीटर 50 लीटर पानी में यूज़ होती है। लेकिन ये आप कंसल्ट कर लें जब आप परचेज़ करेंगे उससे, या मुझसे कांटेक्ट कर लें, मेरा नंबर आपके पास है कि ये फलाना रूटिंग हार्मोन मैंने लिया है तो उसकी डोज़ क्या रखें। ये बहुत थोड़ी 4-5 ग्राम, हार्मोन जितने भी होंगे ना, हार्मोन की मिकदार बहुत कम होगी। 50 लीटर 40-50 लीटर पानी में आप हल करके तो फिर उसमें इनको डिप करते रहने दें। ये वाली, हाँ, 2 से 3 ग्राम। ये तो डायरेक्ट सीड को लगना है ना, इसकी आप नहीं स्प्रे नहीं करना। इसकी आपने ये करना है कि बीज आप फ़र्ज़ करें 1 किलो बीज है ना, बीज को आपने किसी पॉलीथीन पे शॉपर पे रख लिया, बिछा लिया। उसके बाद ये 2 से 3 ग्राम बीज लेके इसमें पानी इतना डालना है कि पेस्ट बन जाए, हल ना हो, पेस्ट बन जाए। पेस्ट बन के उसके ऊपर आपने डाल देनी है। फिर उसको हाथ में आपने पॉलीथीन का ग्लव्स चढ़ा के या शापर चढ़ा के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, वो बीज को लग जाएगा, बीज के चारों तरफ लग जाएगा। ठीक है, उससे ये होगा कि जो फंगस बीज के ऊपर है वो मर जाएगी। और यहाँ बाज़ का ये होता है जहाँ पे हम बीज लगा रहे होते हैं ज़मीन के अंदर भी फंगस का स्पोर होता है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। इससे हमारा उगाव भी बेहतर हो जाएगा और बीमारियों से भी पौधा बच जाएगा। हाँ, ये आप ना रूटिंग हार्मोन जो है ना, इनको नर्सरी में खासकर आप रखें। जो चीज़ भी आपने इस तरह करनी है, अक्सर आपकी थैलियों में लग रही होती है कलमें या ज़मीन में, अभी गुलाब का भी आगे मौसम शुरू हो जाना है, ठीक है ना, उसमें डिप करके लगाएंगे, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कॉस्ट इसमें कुछ नहीं होती, ये मेरा ख्याल है आपको 400-500 रुपये की मिल जाएगी बोतल, तो वो काफ़ी देर इस्तेमाल होती रहेगी। दूसरा जो ग्रुप है बीमारियों का, उन्हें हम वायरस, अच्छा, वायरस पौधे के अंदर क्या कर रहा होता है कि ये जो पौधे का पत्ता है ना, पत्ते के अंदर वेन्स होती है, हमने देखा, ठीक है जी। पत्ते ने खुराक बना के वेन्स को देनी है, यहाँ से फिर खुराक होती पौधे के बाकी हिस्सों तक जाती है। इसी तरह जो नीचे से खुराक आ रही होती है वो भी इन वेन्स के ज़रिए पौधे के क्लोरोफिल में जाती है, वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है और पौधा खुराक बनाता है। अब वायरस का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वायरस इन रगों के अंदर, वेन के अंदर ग्रो करता है। ये जब वेन के अंदर ग्रो करता है तो वेन को ये ब्लॉक कर देता है। ये एक बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नज़र आता है और इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये आज तक बाज़ साइंसदान इसको जानदार कहते हैं, बाज़ नहीं कहते। अच्छा, जब ये वेन्स को ब्लॉक कर देता है, फिर होता ये है कि पौधा यहाँ पे खुराक बना रहा है अपनी। अब खुराक बना के पौधे ने बाहर निकाल ली है ताकि दूसरे हिस्सों को मुंतकिल कर सके, लेकिन क्योंकि वेन ब्लॉक हो चुकी होती हैं, खुराक जो है वो बाहर नहीं निकलती, पत्ता जो है ना वो ऐसे मुड़ जाता है, चुड़मुड़ हो जाता है। और आप उसकी अगर वेन्स देखेंगे सूरज की रोशनी की तरफ करके ना, वेन्स आपको जो मोटी नज़र आएंगी, रगें उसकी, पत्ते की रगें आपको मोटी नज़र आएंगी और पत्ते रगों के अंदर वाला जो हिस्सा है पत्ते का, वो ऐसे, क्योंकि खुराक नहीं निकलेगी बाहर, तो वो ऐसे चुड़मुड़ सा हो जाएगा, कर्ल पड़ जाएंगे, कर्लिंग हो जाएगी इसके अंदर। और इसकी दूसरी जो सिम्टम होती है वायरस की, वो होती है येलोइंग होना, पत्ते का पिलाहटपन, पत्ते के अंदर पीलापन आ जाता है, ठीक है, ये वायरस की अलामात हैं। अब इसके लिए कोई केमिकल नहीं है, वायरस इंसानों के अंदर भी नहीं कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन या एहतियाती तदाबीर हैं। अभी कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहा है तो क्या कहते हैं उसके लिए, खुराक बेहतर करें अपनी, ड्राई फ्रूट खाएं, विटामिन सी लें, यही है ना। क्यों कि हमारे जो अंदर का सिस्टम है उसको मजबूत करें, वही सिस्टम जो है ना वो वायरस के साथ लड़ाई करे और उसको ख़त्म करें। इसी तरह हम पौधे का भी इलाज यही है कि इसकी हम खुराक बेहतर करें, इसके पत्तों के ज़रिए इसको खुराक दें, ठीक है, इसके लिए इन्वायरमेंट बेहतर करें ताकि ये है कि पौधे की रगें खुल जाएं। इसमें ख़ासकर जो देखा गया है वो पोटाश और बोरान, पोटाश और बोरान जो हमने ग़िज़ाई अज्जा पढ़े थे ना, हाँ जी, उसमें पढ़ा था कि जो पोटाश का एक काम स्क्रैबर का भी है, यानी कि रगों को साफ़ करना, ठीक है। सेम बोरान
तो वो ये होगा कि अगर पोटाश की मिकदार या बोरान की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो फिर इनको अगर रिमूव करना है, यहाँ से निकालना है रगों में से, ठीक है, तो रगों से निकालने का अमल जो बेहतर हो जाएगा, जब पौधे की रगें एक दफ़ा खुल जाएंगी, खुराक की तरसील शुरू हो जाएगी, फिर वायरस अंदर मौजूद भी होगा लेकिन पौधा अपनी ग्रोथ करता रहेगा, बिल्कुल रुक नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से इन्होंने ब्लॉक कर दी रगे पौधे की, फिर क्या होगा, बाकी जो पौधा हमारा है उसको खुराक नहीं पहुँचेगी और वो अल्टीमेट ख़त्म हो जाएगा या फल नहीं लगेगा, फल कमज़ोर। दूसरा इसका कंट्रोल ये होता है, जिस तरह मैंने आपको फंगस का बताया, एक जगह से दूसरी जगह वो हवा के ज़रिए मुंतकिल होती है या कीड़ों मकोड़ों। वायरस को जो है ये एक मक्खी है, सफ़ेद मक्खी उसे हम बोलते हैं, वो क्या करती है, जब पौधे के अंदर रस चूसती है तो यहाँ से वायरस उसके साथ अटैच हो जाता है। वो जब दूसरे सेहतमंद पत्ते पे जाएगी तो वहाँ से रस चूसना है तो वहाँ पे ये वायरस अंदर दाखिल कर, पत्ते के ऊपर इस तरह गोल से उभरे हुए सराख, दरमियान से वो डार्क ब्राउन होता है और सर्कल जो उसका बाकी होता है वो ज़रा लाइट ब्राउन सा कलर होता है, ठीक है। इसको कैंकर बोलते हैं, कैंकर, सिट्रस कैंकर, आम जुबान में इसे कोड़ भी कहा जाते हैं, कोड़ की डिजीज़। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसकी ये निशानी होती है कि ये गोल सा सुराख होता है, निशान होता है, फिर उसके बाहर एक दायरा बना होता है। ये अंदर वाला डार्क ब्राउन होगा ज़्यादा और जो बाहर वाला दायरा है वो ज़रा कम ब्राउन होगा और ये खुरदरा होगा, मतलब इसकी सतह उभरी हुई होगी। अगर आप हाथ फेर के देखेंगे ना, इसकी सतह, आपने खासकर अगर लीमू या फल देखा हो ना, फ्रूट पे भी आता है, किन्नू या लीमू खाए ना, बाज़ का इसके ऊपर इस तरह के निशान से बने होते हैं और बहुत वो खुरदरे होते हैं, उभरे हुए होते हैं। किन्नू के, लीमू के ऊपर ये निशानात आ जाते हैं, फल के ऊपर भी ये बीमारी हमलावर होती है। अच्छा, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, बाकी इसमें ज़रा और बीमारियां कम हैं, फसलों के ऊपर है, चावल के ऊपर आती है, लेकिन वो हमारा क्योंकि मुतलका नहीं है, तो इसके लिए जो बैक्टीरियासाइड केमिकल हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये है कुसिगामाइसिन, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, इंजेक्शन है, आम इंसानों को भी लगता है बैक्टीरिया की बीमारियों की वजह से। कुसिगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये वैसे महलूल की शक्ल में, दोनों मिक्सचर की शक्ल में भी आती है। इनका जो इस्तेमाल करने का तरीका है ना, वो तकरीबन 250 ग्राम 80 लीटर पानी में हल करके ना इसको इस्तेमाल करना। आप ये जो भी केमिकल लेंगे ना उसके ऊपर लेबल है, लेबल के ऊपर सारी हदायत लिखी होती हैं इसकी डोजेज के बारे में। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कुसिगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में कॉमन बैक्टीरियासाइड है, मार्केट में अवेलेबल है। आमतौर पे जो लोग इनको मिक्स कर देते हैं, फंगस और बैक्टीरिया को नहीं पता, लेकिन आप इसको जब अलग-अलग थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना तो फिर इनमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि जो फंजिसाइड है वो बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, और अगर ये कुसिगामाइसिन आप फंगस की बीमारियों पे स्प्रे करते रहेंगे उसको ये कुछ नहीं करेगा। दोनों अलग-अलग चीज़ें। अब चौथा जो ग्रुप है बीमारियों के हवाले से हमने देखा वो नीमाटोड्स हैं। नीमाटोड ये एक बहुत, ये भी छोटी सुंडी नुमा होती है, ठीक है, वर्म होते हैं सुंडी नुमा, ये पौधे की जड़ के अंदर ही होते हैं। अच्छा, ये ना नीमाटोड्स बहुत बारीक, बहुत छोटे सुंडी नुमा होते हैं। ये भी क्या करते हैं, पौधे की जड़ के साथ अटैच हो जाते हैं और यहाँ से पौधे की जो पौधा खुराक ले रहा होता है ना जड़ में से, वो बजाय पौधा ऊपर लेके जाए पानी और बाकी, ये पौधे से वहीं से ले लेती है, चिपके रहते हैं गुच्छे की शक्ल। अच्छा, इनकी शनाख्त अगर करनी हो ना, पौधा आपको नज़र आएगा जैसे सूख गया या मर रहा है पौधा। ये फंगस की वजह से भी होता है, मैंने जैसे आपको बताया एक मुरझाओ होता है, ठीक है, वो फंगस की वजह से भी होता है और बैक्टीरिया की वजह से। अब इनमें डिफ्रेंशिएट हम किस तरह कर सकते, फ़र्क किस तरह कर सकते। फंगस का जो होता है वो आपको निकालेंगे, अगर आप पौधे की जड़ निकालेंगे तो जड़ गली हुई नज़र आएगी, रोटनिंग, गली सड़ी जड़ नज़र आएगी। नीमाटोड में जड़ गलती नहीं है, इसका ये है कि ना आप खेलेंगे जड़ आपको सही नज़र आएगी, लेकिन इसका ये एक तरीक़ेकार है कि जब आप पौधे की जड़ को पानी के अंदर ऐसे हिलाएंगे, उसको वॉश करेंगे ना, उसके ऊपर मिट्टी चिपकी रह जाएगी। आमतौर पे अगर जहाँ पे नीमाटोड्स नहीं होंगे ना, अगर जड़ को हम धोएंगे वो धोई जाएगी जड़ पानी से, ठीक है ना, लेकिन नीमाटोड जहाँ पे होंगे तो वो धोई नहीं जाएगी, मिट्टी साथ चिपकी रह जाएगी। इस चीज़ की अलामत होती है कि यहाँ पे इसको नीमाटोड्स की बीमारी है। दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं कि पौधा अगर मुरझा रहा है, जड़ अपना नज़र बाहर कुछ नहीं आ रहा, जड़ देखें, जड़ भी सही सलामत है, तो वो भी नीमाटोड्स की। ये केले में ज़्यादा आता है नीमाटोड्स का प्रॉब्लम, मिर्च में आता है, बैंगन में आता है, ये जड़ों पे अटैक करते हैं। इसके लिए ना एक ही निमेटिसाइड है अवेलेबल मार्केट में, वो रग्बी के नाम से, ये ग्रैन्यूल्स यानी दानेदार शक्ल में होता है,
रग्बी के नाम से ये बैक्टीरियासाइड है मार्केट में अवेलेबल, ये एक ही है केमिकल, और कोई नहीं है नीमट। तो उसके लिए आप इसका जो है दानेदार शक्ल में होता है, ठीक है, इसका हम छट्टा भी दे देते हैं, बाद में पानी लगा लें, ठीक है। या ज़मीन जहाँ पे हमें पता होता है कि जहाँ पे पहले भी नीमाटोड्स ने अटैक किया है, वहाँ पे ज़मीन की तैयारी के वक्त भी इसको डाल देते हैं, या बाद में भी डाल देते हैं। नहीं, थैली होती है, मेरा ख्याल है 2 किलो की थैली, छोटी बैग। हाँ जी, एक एकड़ के लिए वो काफ़ी है। आपको तो एक बैग आप ले आएंगे तो मेरा ख्याल वो नर्सरी में वो काफ़ी देर चलता रहेगा। मखसूस पौधों पे आता है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ मिर्च हैं, कुछ अपना पाम की वैरायटीज़ हैं, उनको भी अटैक करता है। केले पे काफ़ी आता है ये। ठीक है जी, ये आज का थोड़ा सा बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों के मुतल्लिक था।